हेलो। हेलो। गुड इवनिंग। हेलो। आर यू एबल टू हियर मी? हेलो। आई होप एवरीबडी इज लिसनिंग। ओके। गुड। गुड। सो गुड इवनिंग। थैंक यू। थैंक यू। So we are here to talk about liver cancer today. Good evening. So okay. So should we start? So we are here to talk about liver cancers today. Liver cancer is a deadly disease which is uh, very common amongst males. Uh, should I talk in Hindi or should I talk in English? Hi, good evening. ओके। सो बात करेंगे लीवर कैंसर के बारे में। लीवर कैंसर ऐसी बीमारी है जो लीवर में होती है और बहुत ही डेडली बीमारी है। लीवर कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है उन लोगों में जिनको लीवर की प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, जैसे कि सिरोसिस है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, हेपेटाइटिस है। इस तरह की बीमारियों में लीवर कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। तो लीवर कैंसर अगर हम देखें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें कि कितने लोगों को लीवर कैंसर हर साल पाया जाता है और कितने लोगों की मौत इससे होती है, तो लीवर कैंसर जो करीब करीब 7.5 लाख केसेस हर साल पूरे वर्ल्ड में लीवर कैंसर से मिलते हैं। ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा हम लोगों को हॉस्पिटल रजिस्ट्री से मिलता है, लेकिन एक्चुअल केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और लीवर कैंसर से जो डेथ होती हैं हर साल, करीब करीब 3 से 4 लाख डेथ्स लीवर कैंसर से हो जाती हैं। तो लीवर कैंसर के लिए जो कारक हैं, जो होने वाली चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें लीवर कैंसर के लिए कॉज करती हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीवर की बीमारी या सिरोसिस। सिरोसिस अलग अलग वजहों से लीवर में हो सकता है। तो लीवर सिरोसिस तब होता है जब लीवर में डैमेज लगातार चलती जा रही हो और उसकी वजह से जो लीवर है वो उसमें स्कारिंग हो रही हो या फिर लीवर स्कार टिश्यू से रिप्लेस हो रहा हो। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो कॉज है लीवर सिरोसिस होने का, दो चीज़ें हैं। एक होता है वायरल हेपेटाइटिस यानी कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। दूसरा होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, यानी कि शराब ज़्यादा पीने से जो लीवर में चेंजेस आते हैं, बहुत लंबे समय तक शराब पीने से अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो जाती है। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ में पहले लीवर जो है बढ़ता है, बाद में लीवर बार बार डैमेज होते रहने से लीवर सिकुड़ने लगता है, उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। दूसरी जो डिजीज़ हैं जो सिरोसिस करती हैं लीवर में, वो होती हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ओबेसिटी की वजह से जो होती है या मोटापे की वजह से, वायरल हेपेटाइटिस या फिर
आयरन ज़्यादा होने की वजह से जो हीमोक्रोमेटोसिस नाम की डिजीज़ होती है, उसकी वजह से लिवर डिजीज़ सिरोसिस हो जाती है। हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दो मेन हेपेटाइटिस हैं जो वायरल हेपेटाइटिस हैं, वायरस इन्फेक्शन की वजह से जो लिवर डिजीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा लिवर कैंसर होता है। तो मोटापा, डायबिटीज़, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, वायरल हेपेटाइटिस अधिकतर ये 50 से 60 साल की उम्र के बाद ही होता है और मेल्स में 4 गुना ज़्यादा होता है फीमेल्स की बजाय। दूसरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उसमें है कि आपका कुछ केमिकल्स से अगर आप एक्सपोज्ड हैं, जैसे विनाइल क्लोराइड है या फिर एफ्लेटॉक्सिन है जो एक तरह की फंगस होती है, जो गेहूं में अगर फंगस लगी है और लंबे टाइम तक हम उस गेहूं को खाते रहें, जिसको हम एफ्लेटॉक्सिन कहते हैं, उससे फैटी लिवर डिजीज हो सकती है। कि इससे बचाव कैसे हो सकता है, तो बचाव के लिए हम इससे बच सकते हैं कि हम अगर वायरल हेपेटाइटिस को कम कर दें। वायरल हेपेटाइटिस को कम करने का क्या तरीका है? वायरल हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस के टीके, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के लिए जो हैं टीके हैं उनको लगवाया जाए। दूसरी जो हेपेटाइटिस के जो कारण हैं, फैलाने वाले कारण हैं, वैक्सीन लगवाई जाए। पहले हेपेटाइटिस बी की, हेपेटाइटिस ए की, हेपेटाइटिस सी की तो कोई वैक्सीन बनी नहीं है। फिर इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज़ वगैरह जो होते हैं कि बार बार नीडल लगाने से, कंटामिनेटेड सामान यूज़ करने से हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा फैलता है, उसकी एक ध्यान रखना चाहिए। अल्कोहल अब्यूज़ को बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ को रोकने के लिए। केमिकल्स से जो लोग एक्सपोज्ड हैं या जो इंडस्ट्री में इस तरह के केमिकल्स के साथ काम करते हैं जो लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको उस चीज़ से बचना चाहिए। ओबेसिटी को हमेशा चेक में रखना चाहिए, वज़न को काबू में रखें। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बचपन से होती हैं, जिनको हम कहते हैं इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, जिसमें कुछ एंजाइम्स की कमी हो जाती है और उन एंजाइम्स की वजह से लीवर डैमेज होने लगता है, उनको हम रोक नहीं सकते। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको बेसिकली रोका तो नहीं जा सकता लेकिन उनसे बचा जा सकता है, जिनमें से जैसे डायबिटीज़ है, अगर हम हेल्दी वेट मेंटेन करें, ओबेसिटी है, बैलेंस्ड डाइट खाएं, फिजिकल एक्टिविटी करें, तो हमारा वज़न वगैरह बहुत अच्छे से कंट्रोल रहेगा और लीवर कैंसर या हेपेटाइटिस होने से हम बचे रहेंगे, सिरोसिस तक नहीं पहुंचेंगे, तो लीवर कैंसर होने के खतरे काफ़ी कम हो जाएंगे। फिर अगली सवाल आता है कि क्या लीवर कैंसर से बचने के लिए कुछ टेस्ट हैं या स्क्रीनिंग है कि नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली लिवर सिरोसिस के स्क्रीनिंग के लिए अभी तक कोई टेस्ट नहीं बने हैं, लेकिन जिन लोगों को सिरोसिस है आमतौर पर डॉक्टर उनको हर 6 महीने पर अल्ट्रासाउंड या एएफपी एक टेस्ट है जिसको अल्फा फीटोप्रोटीन कहते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन लीवर सेल्स के द्वारा निकलता है और करीब करीब 70 से 80% लीवर कैंसर्स में एएफपी बढ़ जाता है। तो वो एएफपी को हम जांच करके देख सकते हैं कि एएफपी बढ़ तो नहीं रहा है ऐसे लोगों में जिनमें सिरोसिस पहले से है, और अल्ट्रासाउंड करके हम लीवर में होने वाली गांठों का पता लगा सकते हैं। तो स्क्रीनिंग की बात हुई। अब हम बात करते हैं कि लीवर कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं या साइंस क्या होते हैं। तो अगर हम लीवर कैंसर के लक्षणों की बात करें तो वो हेपेटाइटिस से मिलते जुलते हो सकते हैं, लेकिन सिरोसिस में हेपेटाइटिस जैसे लक्षण कम आते हैं। तो अगर राइट साइड में लीवर होता है, पेट के राइट साइड में जो है दर्द बना रहता हो, सूजन आ रही हो, कोई गांठ दिखाई देती हो, वेट लगातार घटता जा रहा हो, राइट साइड में रिब्स के नीचे कोई गांठ महसूस होती हो, या आपको ऐसा लगे कि लीवर बढ़ता जा रहा है, तो लीवर कैंसर का लक्षण हो सकता है। लगातार बने हुए रहने वाली थकान, पीलिया, ये जो है लीवर कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण हैं और आपका चेकअप में लीवर में गांठ महसूस दिखाई दी है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।
दूसरे कुछ केसेस में पेट में पानी भी आ सकता है, क्योंकि सिरोसिस अचानक से बिगड़ने से पेट में पानी आ जाए तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि सिरोसिस बिगड़ रही है और उसमें कैंसर डेवलप हो सकता है। इसको डायग्नोज कैसे करें? तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर्स जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में वो आपकी जांच करेंगे और उसमें ये पता लगाएंगे कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है कि नहीं। उसमें आपके साइन सिम्टम्स देखेंगे और कोई गांठ तो नहीं है, पेट में पानी तो नहीं है, लीवर कितना बढ़ा हुआ है, स्प्लीन कितना बढ़ा हुआ है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन से जांचा जा सकता है। ब्लड टेस्ट में हम AFP की जांच कर सकते हैं, हेपेटाइटिस की जांच कर सकते हैं और शरीर में एल्ब्यूमिन की मात्रा कितनी है, सिरोसिस से जुड़ी हुई जांचें हम लोग कर सकते हैं। फिर बारी आती है इमेजिंग की, कि इमेजिंग में हम लोग सबसे प्रिलिमिनरी चीज़ है क्या है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है वो सबसे आसान जांच है जो हमको ये बता सकता है विदाउट एनी रेडिएशन कि लीवर में कोई गांठ तो नहीं है, किस तरफ गांठ है, तो उसका पता लगाया जा सकता है। दूसरी जांच आती है CT स्कैन। तो एक CT स्कैन जो है वो ट्रिपल फेज CT स्कैन ज़्यादा अच्छा रहता है ये पता लगाने के लिए कि लीवर में कैंसर है कि नहीं। अगर लीवर में कैंसर है और ट्रिपल फेज में टिपिकल चीज़ें हैं तो लीवर कैंसर के बायोप्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उसी पर ये पता लगा सकते हैं कि ये लीवर कैंसर है कि नहीं। तो फिर आता है MRI भी किया जा सकता है और बायोप्सी भी किया जा सकता है। जिन केसेस में शक रहता है, टिपिकल फीचर्स CT स्कैन में नहीं आते, उनमें बायोप्सी करने से हमको पता लग सकता है कि ये लीवर कैंसर है कि नहीं। तो AFP टेस्ट, CT स्कैन, और अगर ये लगे कि कहीं ये लीवर से बाहर निकलकर फैल तो नहीं गया है तो PET CT स्कैन भी एक टेस्टिंग है जिससे बाकी जगहों पर पता लगाया जा सकता है कि लीवर कैंसर ब्लड के ज़रिए बोन्स में या कहीं और फेफड़ों में कहीं और तो नहीं चला गया है। तो स्टेजेस इसकी जो है बार्सिलोना स्टेजिंग होता है। बार्सिलोना क्लिनिक लीवर डिजीज सिस्टम है जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं। वेरी अर्ली स्टेज, जब ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से छोटा होता है और लीवर को जाने वाली जो पोर्टल वेन होती है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है। इस स्टेज में सर्जरी से ये लीवर क्योर हो जाता है। फिर आती है अर्ली स्टेज, जब ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो बट 5 सेंटीमीटर से छोटा हो। इसमें लीवर फंक्शन गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन अमूमन बिलिरुबिन लेवल्स वगैरह और पोर्टल वेन प्रेशर वगैरह ये नॉर्मल रहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसमें बड़ा लीवर में बड़ा कैंसर हो सकता है या मल्टीपल ट्यूमर हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूमर्स हो सकते हैं। एडवांस स्टेज में ट्यूमर जो है खून की नलियों को भी जकड़ सकता है, बाहर लिम्फ नोड्स, लंग्स या बोन्स में भी जा सकता है। तो ये इस तरह की स्टेजेस होती हैं। स्टेज वाइज फिर लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट बताया जाता है। तो लीवर ट्रीटमेंट के जो जो ऑप्शंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होती हैं, वो स्टेज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कितना लीवर अफेक्टेड है कैंसर से, कैंसर कहाँ कहाँ फैल गया है, पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या है, उसकी एज क्या है और कितना एरिया लीवर का कैंसर से अनअफेक्टेड है। तो अगर किसी आदमी का लीवर जो है सिरोसिस से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है और बहुत अर्ली स्टेज में है तो सर्जरी से इस कैंसर को क्योर किया जा सकता है। अगर कैंसर थोड़ा बड़ा है, लेटर स्टेज पे है और लीवर की गड़बड़ी है, लीवर जो है ट्रीटमेंट या सर्जरी के लायक नहीं है, तो उसका इलाज और 2-3 टेक्निक से किया जा सकता है जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर छोटा कैंसर है और लीवर बहुत गड़बड़ी वाला नहीं है, सिरोसिस उस स्टेज की नहीं है कि लीवर को निकाला ना जा सके, तो एक छोटा सा हिस्सा जिसमें कैंसर है उसको निकालने से क्योर हो सकता है। अगर लीवर में ज़्यादा जगह कैंसर है बट लीवर की जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली नहीं है, पेशेंट की एज अलाउ करती है, तो लीवर ट्रांसप्लांट भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो इस तरह के लीवर कैंसर्स में किया जा सकता है और लीवर ट्रांसप्लांट करने से इस बीमारी से मुक्ति भी पाई जा सकती है।
तो अगर हम बात करें कि एडवांस स्टेजेस में क्या हो सकता है, अगर पेशेंट का कैंसर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है या ज़्यादा ट्यूमर्स लीवर में है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन या फिर ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, ये दो टेक्निक्स हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन में हम क्या करते हैं कि एक गाइड वायर, एक प्रोब हम पेशेंट के लीवर में डालते हैं जहाँ पर कैंसर है, और उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी से हम लोग, आम भाषा में उसको कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी से जला देना, तो उसको नष्ट कर देते हैं और वो काफ़ी टाइम तक बढ़ता नहीं है। दूसरी टेक्निक होती है कि जो लीवर को के कैंसर को या गांठ को जो ब्लड सप्लाई है, उस ब्लड सप्लाई को कीमो डालकर हम एम्बोलाइज कर देते हैं। उसको एम्बोलाइज कर देने से उसकी लीवर की जो गांठ है उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है और वो ग्रोथ करना कम कर देता है। तो ये तो दो टिपिकल तरीके हैं एडवांस्ड के। और अगर बहुत एडवांस कैंसर है जिसमें ये सब चीज़ें भी नहीं हो सकती, तो उसमें फिर टारगेटेड थेरेपी होती है। तो उस टारगेटेड थेरेपी में गोलियां हैं जो लीवर कैंसर्स को रोकने में मददगार साबित होती हैं। तो अगर हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन की, किसी ने बात की लीवर ट्रांसप्लांटेशन कैसे किया जाए, तो लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं। उसमें ट्यूमर साइज, ट्यूमर का नंबर और सूटेबल डोनर, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर ट्यूमर सिंगल ट्यूमर है जो 5 सेंटीमीटर से छोटा है, या फिर 2 या 3 ट्यूमर हैं जो 3 सेंटीमीटर से छोटे हैं, ऐसे केसेस में जिनमें लीवर सिरोसिस बहुत एडवांस नहीं है, लीवर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है। सक्सेस रेट्स जो लीवर ट्रांसप्लांट के हैं, वो अगर सही कैंडिडेट चुना है जिसमें लीवर की गड़बड़ियां नहीं हैं और छोटे कैंसर्स हैं, तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लीवर डैमेज्ड है, ज़्यादा बड़ा कैंसर है, तो लीवर ट्रांसप्लांट करने से फ़ायदा नहीं होता है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट के लिए वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि डोनर अवेलेबल नहीं है, तो बीमारी उस दौरान बढ़ भी सकती है। फिर चीज़ आती है रेडिएशन थेरेपी, जिसको कहते हैं स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन। ये ऐसी टेक्निक है रेडिएशन की जो एक रेडिएशन की हाई डोज फोकस्ड उसी एरिया को देगी जहाँ पर ये लीवर का ट्यूमर है। उसके अलावा दूसरे तरफ जो नॉर्मल लीवर है उसको वो डोज नहीं जाती है। तो ये टिपिकली 5 सेंटीमीटर या उससे छोटे कैंसर्स में ही की जा सकती है। फिर बात आती है कि सिस्टमिक थेरेपी, यानी कि और एडवांस कैंसर्स में जिनमें ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती, उनमें क्या क्या किया जा सकता है। तो उनमें हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कर सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन थेरेपी में, टारगेटेड थेरेपी में हम लोग सोराफेनेब, लेनवेटनेब, ये दो नाम से टारगेटेड थेरेपी आती हैं जो जिनको हम दे सकते हैं। फिर नई चीज़ें हैं जिनमें निवोलुमैब है जो इम्यूनोथेरेपी है, एटोजोलिजुमैब है जो अगेन इम्यूनोथेरेपी है। टारगेटेड थेरेपी में बेवासिजुमैब है, ये चीज़ें हम लोग दे सकते हैं। फिर रैमोसिरुमैब है, रिगोराफेनेब है, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपीज़, ये हम इस तरह के पेशेंट्स को दे सकते हैं। टारगेटेड थेरेपी के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि टारगेटेड थेरेपी क्या होती है। जो कैंसर स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको टारगेट किया जाता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं, स्पेसिफिकली ट्यूमर ही टारगेट होता है और असर अच्छा आता है। तो इस तरह की दवाइयों से हम लोग अच्छा रिस्पांस प्राप्त कर सकते हैं और मरीज को बहुत राहत पहुंचा सकते हैं। तो जब ये सब चीज़ें काम नहीं आती तो कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जिसमें नई दवाइयों की खोज करने के लिए उनका ट्रायल्स चलते रहते हैं। तो कुछ लोग जैसे टाटा मेडिकल सेंटर है, टाटा मेमोरियल है, उसमें कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में नई दवाइयों के लिए हम लोग लोगों को उस ट्रायल में इंक्लूड करते हैं, तो वो भी कभी कभी काम आता है। बाकी ये थी इन नटशेल लीवर कैंसर के बारे में जानकारी। अब वन बाय वन आई टेक अप द क्वेश्चंस। सो आई विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग।
आप लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, रिस्क ऑफ लीवर कैंसर इन नॉन अल्कोहलिक पीपल, ये पूछा गया है। तो रिस्क नॉन अल्कोहलिक पीपल में कम होता है, अल्कोहलिक लीवर डिजीज में ज़्यादा होता है। बट जो लोग हेपेटाइटिस से ग्रस्त हैं उनमें कैंसर्स, लीवर कैंसर होने की संभावना नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस सी में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ है तो कैंसर होने की संभावना लगभग 20% तक जा सकती है। हेपेटाइटिस बी में वही संभावना 3 से 4% तक होती है। तो एएफपी लेवल्स के बारे में पूछा है कि एएफपी लेवल्स क्या होने चाहिए। एएफपी लेवल्स जो हैं वो करीब करीब 3 से 15 तक होते हैं और अलग अलग बीमारी में अलग अलग होते हैं। इनकी अकेले कोई वैल्यू नहीं होती। अगर आपको स्पेसिफिक बीमारी दिख रही है उसके लिए आपको जांच करानी है तो फिर उनकी कोई वैल्यू है। टिपिकल सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ कि रिब्स के नीचे लीवर की जगह पर कोई सूजन दिख रही हो या कोई गांठ दिख रही हो लीवर वाली जगह पर, पेट में दर्द रहता हो, वज़न तेज़ी से गिर रहा हो, शोल्डर ब्लेड में कोई दर्द हो रहा हो, या फिर पेट में पानी जल्दी जल्दी भर जा रहा हो, जॉन्डिस आ रहा हो, इस तरह के लक्षण होते हैं। लीवर कैंसर हेरिडिटरी डिजीज़ नहीं होती। हेरिडिटरी कैंसर बहुत ही कम होते हैं, लगभग 2 या 3% कैंसर ही हेरिडिटरी होते हैं, उनमें लीवर कैंसर नहीं है। फैमिली हिस्ट्री से पेशेंट के फैमिली में लीवर कैंसर नहीं चलता, लेकिन अगर अल्कोहलिज्म, हेपेटाइटिस, इस तरह की चीज़ें हैं तो हो सकता है। तो एक सवाल पूछा गया कि हाउ टू टेक केयर ऑफ लीवर हु टेक लिकर रेगुलरली। लिकर बंद करने से लीवर डैमेज होना बंद हो जाएगा, उसके लिए लिकर ही छोड़ना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। आफ्टर हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन स्टिल चांसेस ऑफ लीवर कैंसर, यस, लीवर कैंसर के चांसेस हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस वैक्सीन 100% कारगर नहीं है हेपेटाइटिस से बचाने के लिए, और दूसरी चीज़ें भी हैं जो लीवर कैंसर कॉज कर सकती हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। उसमें सिरोसिस है, सिरोसिस बहुत वजहों से हो सकता है, खाली हेपेटाइटिस ही नहीं है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ उसमें से एक मुख्य कारण है। प्रोग्नोसिस, अगर स्टेज 4 लीवर कैंसर है तो एवरेज लाइफ स्पैन 8 से 12 महीने रहता है विद ट्रीटमेंट। और अगर हम बात करते हैं यूजुअली कैंसर्स में 5 ईयर सर्वाइवल की, यानी कि 5 साल तक कितने लोग जिंदा रहेंगे, तो अर्ली स्टेज जो कि आधे लगभग 50% लोगों में अर्ली स्टेज में पाया जाता है, उनके 5 ईयर सर्वाइवल रेट करीब करीब 35% रहते हैं, यानी कि 35% लोग 5 साल से ज़्यादा जिंदा रहेंगे लॉन्ग टर्म। वहीं स्टेज 4 में ये बहुत कम हो जाता है, लेस देन 5% लोग 5 साल तक जिंदा रहते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपने शायद मिस कर दिया राजेश जी। सक्सेस रेट लीवर ट्रांसप्लांट के हेल्दी लीवर में बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सिरोटिक लीवर है, लीवर कैंसर बढ़ा हुआ है, तो लीवर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता और उसकी सलाह भी नहीं दी जाती। गुड इवनिंग सुरेंद्र जी। कोई और क्वेश्चन जो आप जानना चाहते हो? गुड इवनिंग राजकुमार जी। तो क्वेश्चन तो कोई और नहीं है, तो मेरे ख्याल से लेट्स कॉल इट अ डे, ख़त्म करते हैं। हेल्दी लीवर के लिए कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ लीवर के लिए स्पेशल डाइट हो।
आपको अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है, हेल्दी वेट मेंटेन करना है, और बहुत तला भुना नहीं खाना है, रफेज, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें बढ़ानी है। उसी से जब आपका हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा तो लीवर फैटी नहीं होगा, सिरोसिस की तरफ नहीं जाएगा। अल्कोहल का सेवन बंद करें, इन्हीं सब चीज़ों से हेल्दी लीवर रख सकते हैं। अगर हेल्दी लीवर में ट्रांसप्लांट हुआ है कृष्णा यादव जी, तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर एडवांस डिजीज में ट्रांसप्लांट हुआ है तो रिकरेंस के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अर्ली, अनफॉर्चुनेटली, अगर प्री एग्जिस्टिंग लीवर डिजीज नहीं है और अर्ली लीवर कैंसर को जानने का कोई तरीका नहीं है, वो रूटीन चेकअप पर ही मालूम दिखाई देता है, तो बाई चांस दिखाई देता है। जब तक लीवर कैंसर एडवांस नहीं होता, लक्षण नहीं पैदा करता, तब तक उसको डिटेक्ट करने का कोई 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 तरीका नहीं है। आशीष तिवारी जी दोबारा पूछ रहे हैं कि नॉर्मल ह्यूमन के लिए क्या रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन ये है कि 40 साल की एज के बाद अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। अपने एक साल में एक बार, अपना ध्यान रखें, अपना पूरा चेकअप कराएं और रूटीन चेकअप कराएं। अगर उसमें कोई गड़बड़ी पकड़ में आती है तो फिर उसका निदान हो सकता है। गोलीवर प्रसाद जी ने पूछा है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी की क्या परसेंटेज है। तो परसेंटेज हेपेटाइटिस बी में लगभग 5% लोग लॉन्ग टर्म में जाके लीवर कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। हेपेटाइटिस सी में ये प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। 15 से 20% लोग जिनको हेपेटाइटिस सी क्रोनिक है वो लीवर कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। थैंक यू दुबे जी। 50 साल से ऊपर के लोगों को ज़्यादा लीवर कैंसर की संभावना होती है, लेकिन अभी ये कैंसर थोड़ा जल्दी एज वाले लोगों में भी होने लगा है, 40 से 50 साल में भी होने लगा है। यूजुअली ज़्यादा लोग जो है 50 साल से ऊपर के होते हैं। मेरे ख्याल से अब टाइम ओवर हो रहा है और काफ़ी क्वेश्चंस रिपीटेटिव भी हो गए हैं। अगर और कोई क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं ले सकता हूँ तो बहुत अच्छा है। थैंक यू राजेश जी। थैंक यू तिवारी जी। चलिए फिर हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जुड़ेंगे और किसी और कैंसर के बारे में या कुछ और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।